इस वीडियो के तहत हम 7वीं कक्षा की हिंदी के पाठ 4 से लेकर पाठ 21 तक की उड़ान चरण 2 के तहत जितनी भी गतिविधियां दी गई हैं उन सबको करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाठ 4 से, जिसका नाम है कठपुतली। प्रश्न दिया गया है कि इस कविता को पढ़ो और आगे बढ़ाओ। एक तरफ कविता दी गई है और दूसरी तरफ एक पक्षी का चित्र दिया है। कविता क्या है? पहले इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसे आगे बढ़ाएंगे। सोन चिड़ैया फरफर उड़कर बादल के घर जाएगी, ठंडा ठंडा पानी पीकर गटगट प्यास बुझाएगी। सोन चिड़ैया फरफर उड़कर खेत खेत में दाना चुगकर अपना पेट फुलाएगी। अब हम इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। हमने इस कविता को आगे बढ़ाया और उसको क्या लिखा है? सोन चिड़ैया फरफर उड़कर पेड़ पेड़ पर जाएगी, सबसे सुंदर बना घोंसला खूब वह इतराएगी। तो आप इस तरह से अपनी कल्पना से इस कविता को आगे बढ़ाना। आगे प्रश्न दिया है कि दी गई खाली जगह पर इस गीत पर कोई चित्र बनाकर अपने दोस्त को दिखाओ और उनका बनाया चित्र भी देखें। आपको इस गीत पर कोई चित्र बनाना है तो आप अपनी कल्पना से कोई चित्र बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक पक्षी का चित्र बनाया है। आगे प्रश्न है कि जैसे चिड़िया फरफर उड़ती है वैसे ही मेंढक क्या करता है? टर टर बोलता है। आगे इन्होंने शब्द दिए हैं कि जिस प्रकार गट गट क्या होता है? प्यास बुझाई जाती है। तो झटपट क्या होता है? या तो काम किया जाता है या तैयार हुआ जाता है या फिर झटपट खाना खाया जाता है। उसके बाद है खटखट। खटखट क्या होता है? दरवाजा खटखटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर तुम चिड़िया होते तो क्या करते? उत्तर है अगर मैं चिड़िया होती तो जब मन करता जहां मन करता उड़कर उस स्थान या उस व्यक्ति के पास चली जाती। अगला प्रश्न है बादल का विशेषण निम्न में से कौन सा है? घुंघराले है या पानी वाले गुब्बारे है या जोर जोर से गरजना है या कह कह गए सभी हैं। सही उत्तर घ है, अर्थात ये सभी इसके विशेषण हैं। इसी के साथ पाठ 4 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 5, जिसका नाम है मिठाई वाला, इसकी गतिविधियां करेंगे। शुरू में ये गद्यांश दे रखा है, सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं करवा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है अत्यधिक वर्षा होने से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की संभावना रहती है? ऑप्शन है बाढ़, भूस्खलन, सूखा, सुनामी। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ होगी, बाढ़ के कारण कई बार भूस्खलन भी हो जाता है। समुद्र तट के पास के जो इलाके होते हैं उसमें ज्यादा वर्षा होती है तो सुनामी भी हो जाती है। यहाँ प्रश्न ये होना चाहिए कि अत्यधिक वर्षा होने से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की संभावना नहीं रहती, तो वो यहाँ क्या आ जाता? सूखा। अत्यधिक वर्षा के कारण ये तीनों तो होते ही हैं, बाढ़ भी, भूस्खलन भी और सुनामी भी। अगला प्रश्न है अधिकतर समुद्र तटीय इलाकों में चक्रवाती हवाओं के साथ वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अकाल, भूस्खलन, सूखा और सुनामी। तो यहाँ बात समुद्र तट की है तो ये सुनामी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न है पहले ही खाली स्थान छोड़ रखा है कि समस्या अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो सूखा, आंधी, भूस्खलन, सुनामी। अभी हमने पढ़ा कि सुनामी तो कहाँ आती है? समुद्र तटीय इलाकों में। और भूस्खलन क्या होता है बेटा? जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये जो पथरीली जमीन है वो सारी की सारी बहने लगती है और जमीन का एक पूरा भाग एक जगह से सरक कर दूसरी जगह चला जाता है, उसको भूस्खलन बोलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ज्यादा बारिश होगी तो क्या हो जाएगी? भूस्खलन की समस्या। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के लिए प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बाढ़, भूस्खलन, सूखा या पेड़ों की कटाई? तो सबसे प्रमुख कारण है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई के कारण ही बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है और पेड़ों की कटाई होती है। इसी कारण भूस्खलन होता है, क्योंकि अगर पहाड़ों पर पेड़ हों
पेड़ होंगे तो क्या होगा, जमीन को रोक के रखेंगे, और पेड़ नहीं होंगे, पेड़ों की कटाई कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा, यानी भूमि बाढ़ के पानी के साथ बहकर चली जाएगी। आगे है प्रश्न नंबर 5, जान माल, इनके बीच में एक निशान है, ये क्या कहा है, जान माल को मिलाने वाले इस चिन्ह को क्या कहते हैं। ये जान माल के बीच में जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, योजक। तो ये क्या है, योजक चिन्ह है। जैसे कोई भी दो शब्द हैं और उनके बीच में ये इस तरह से लाइन होती है छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। इसी के साथ पाठ 5 की सभी गतिविधियां समाप्त हुई। पाठ 6 की गतिविधियां करते हैं जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। ये नीम की टूथपेस्ट का चित्र है। इसके नीचे क्या लिखा है, मोती जैसे चमकते दांतों का राज, 100 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त। विशेषताएं क्या क्या हैं, इससे स्वस्थ मसूड़े होंगे, दुर्गंध से छुटकारा मिलेगा, दांतों के पीलेपन को दूर करता है, मजबूत दांत होंगे, सांसों में ताजगी आएगी, कीटाणु से रक्षा होगी। अब इसके लिए संपर्क कहाँ से करें, यानी किससे खरीद सकते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं हम शर्मा जनरल स्टोर से। चलिए इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनको करते हैं। प्रश्न है, यह विज्ञापन किस बारे में है। ऑप्शन है हाथ के बारे में, पैर के बारे में, दांतों के बारे में या पेट के बारे में। तो किसके बारे में था, ये दांतों के बारे में। अगला प्रश्न है, 100 ग्राम पेस्ट के साथ क्या मुफ्त है। तो ऑप्शन इसमें है क्रीम, पाउडर, ब्रश, साबुन। तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा, इसके साथ मुफ्त में क्या थी, ब्रश थी। अगला प्रश्न है, दुर्गंध का विलोम क्या है। ऑप्शन है अच्छा, सुंदर, सुगंध, सभी। तो सही उत्तर क्या है, सुगंध। दुर्गंध का विलोम यानी उल्टा क्या है, सुगंध। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के अनुसार मोती जैसे चमकते दांतों का राज क्या है। ऑप्शन है एलोवेरा टूथपेस्ट, नीम टूथपेस्ट, केवल पानी, दंत मंजन। तो हमने देखा कि विज्ञापन किसके बारे में है, नीम की टूथपेस्ट के बारे में। तो सही उत्तर क्या है, ख है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों का सटीक मिलान करें। तो ये मिलान हमने कर दिया है। पेट का मिलान किससे किया, स्वादिष्ट भोजन से, दांत स्वस्थ मसूड़ों से, आंख मनोहारी दृश्य से, कान मजेदार कहानी से और सिर काले घने बालों से। अगला प्रश्न है, दांत में जीभ सा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, दंग रह जाना, प्रतिक्षण दुश्मनों के बीच में रहना, घनिष्ठ मित्रता होना। तो दांतों में जीभ का होना, जैसे ये दांत हैं और इसके अंदर ये जीभ है, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिक्षण दुश्मनों के बीच में रहना। क्योंकि अगर ये जीभ दांतों के ऊपर रखी जाएगी तो जीभ जो है वो कट जाएगी। इस मुहावरे का अर्थ हुआ प्रतिक्षण दुश्मनों के बीच में रहना। इसी के साथ पाठ 6 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 7 को करते हैं जिसका नाम है पापा खो गई। इसमें सबसे पहले ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ते हैं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थी तथा सिर में भयानक पीड़ा हो रही थी। नर्स ने झुककर मुझे देखा और पास में बैठी हुई मेरी चाची से कहा, भगवान की कृपा है कि बिंदु अब खतरे से बाहर है। चाची ने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा, बेटी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है। मैंने धीरे से कहा, नहीं। कुछ देर बाद ही थोड़ा संभल कर मैंने पूछा, माँ कहाँ है, पिताजी का क्या हाल है। प्रश्न है, गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इस तरफ चिन्ह लिखने हैं और इस तरफ विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं। तो मैंने इस पद्यांश में से जो जो विराम चिन्ह थे वो यहाँ लिख दिए हैं और इस तरफ इसका नाम लिख दिया है। सबसे पहले ये है, ये क्या है, पूर्ण विराम। दूसरा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है इस प्रकार, जैसे किसी की कही हुई बात को हम इन उद्धरण चिन्हों के बीच में रखते हैं। तो ये कौन से चिन्ह हैं, उद्धरण चिन्ह। ये जो है ये विस्मयवाचक चिन्ह है और ये जो है ये योजक चिन्ह है। आगे प्रश्न दिया गया है, मिलान कीजिए। तो ये जो चिन्ह है ये कोष्टक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है,
ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है और ये क्या है, योजक चिन्ह है। हमने इनका उचित मिलान कर दिया। आगे प्रश्न है, गद्यांश में रेखांकित गलत विराम चिन्हों के स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। यानी ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें गलत विराम चिन्ह लगाए गए हैं, उनके स्थान पर हमें क्या करना है, सही विराम चिन्ह लगाना है। पढ़ते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। समाज में रहकर उसे दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, यहाँ भी क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। भावों और विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भावों विचारों से इस परस्पर आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। यहाँ अल्प विराम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। इस तरह से बीच में भावों और विचारों के बीच में, जैसे आदान प्रदान के बीच में आया है ना, इसी प्रकार का भावों और विचारों के बीच में आएगा। और आदान प्रदान यहाँ भी क्या है, योजक चिन्ह आएगा। आगे प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, वाक्य लिखकर स्पष्ट करें। आंखें खुलने मुहावरे का अर्थ है होश में आना। सुरेश ने जब सब कुछ जुए में लुटा दिया तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुली। आगे प्रश्न है, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए किन्हीं दो विराम चिन्हों पर एक एक वाक्य बनाएं। पहले है प्रश्नवाचक, तो हमने प्रश्नवाचक के लिए वाक्य बनाया, तुम कहाँ जा रहे हो, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मय बोधक, तो हमने यहाँ का क्या लगाया, अरे तुम कब आए। अरे के बाद विस्मयवाचक, क्योंकि ये प्रश्न पूछा है तो लास्ट में क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, मुहावरा है या लोकोक्ति। तो ये क्या है, लोकोक्ति है। एक कारण सहित बताओ कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति। कारण बताया कि लोकोक्ति एक संपूर्ण सार्थक वाक्य होता है जिसमें लोक जीवन के किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। पाठ 7 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 8 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है शाम एक किसान। इसमें क्या दिया है, एक तरफ किसान का चित्र दिया है और दूसरी तरफ किसान से संबंधित कविता दी गई है। तो हम कविता को पढ़ते हैं। कड़ी धूप हो या शीतकाल, हल चलाकर न होता बेहाल, श्वेत अश्रु बहा सुबह शाम। श्वेत अश्रु का क्या अर्थ है, पसीने। अन्नदाता कहलाता उसका नाम, सूरज ढलते जाता घर को, सूरज से ही उसका काम। खेतों का कण कण उसका है अपना जहान, तभी तो सबको भाता जय जवान जय किसान। अब इस कविता के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं। अन्नदाता किसे कहते हैं, दुकानदार को, किसान को, जवान को या भगवान को। तो अन्नदाता यानी अन्न देने वाला। अन्न देने वाला कौन होता है, किसान। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऑप्शन है गांधी जी ने, नेहरू जी ने, भगत सिंह ने या लाल बहादुर शास्त्री ने। तो सही उत्तर क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु खेत से संबंधित है। ऑप्शन है लकड़ी, सोना, अनाज, लोहा। यहाँ इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा, अनाज। अगला प्रश्न है, श्वेत अश्रु का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है खून, पसीना, पानी, दूध। तो इसका सही उत्तर क्या है, पसीना। अगला प्रश्न है, सूरज का पर्यायवाची है। टिमकर, दिवाकर, गगन, निशा। तो ये सूरज का पर्यायवाची है दिवाकर। इसी के साथ पाठ 8 की गतिविधियां समाप्त हुई। हम पाठ 9 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। यहाँ क्या दिया है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये चित्र दिए गए हैं और इसके बाद ये गद्यांश दिया है। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए। हर जीव और हर चीज का अपना एक रंग था, उसका कोई रंग ही नहीं था। थोड़ी देर पहले नीले, अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई और कत्थई से स्याह। यह भी कोई जिंदगी है। यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा थी इसी से। पर वह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं।
सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले, हर 2 घंटे में खुद के लिए अजनबी। तो आपको पता है यहाँ किसकी बात की जा रही है? यहाँ गिरगिट की बात की जा रही है जो रंग बदल लेता है। उसको हर सुविधा है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। किस लिए खुश नहीं है? क्योंकि हर 2 घंटे में उसका रंग बदल जाता है। वह अपने आप से इसलिए परेशान है कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है, मेरा कोई रंग ही नहीं है। तो चलिए इस गद्यांश के आधार पर हम आगे के प्रश्नों का जवाब देखते हैं। प्रश्न है, निम्न पशुओं में से गिरगिट को पहचान कर सही चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ रंग तो पहले से भरे हुए हैं और गिरगिट कौन सा है? ये है। प्रश्न है, गिरगिट की उदासी का क्या कारण है? क्या आप गिरगिट की उदासी का कारण से सहमत हैं? गिरगिट की उदासी का कारण है हर 2 घंटे में उसका रंग बदलना, लेकिन मैं गिरगिट की उदासी से सहमत नहीं हूँ क्योंकि रंग बदलने के उस कई फायदे हैं। यही उसके सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसमें उदासी की तो कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, गिरगिट लगभग कितनी देर में अपना रंग बदलता है? सुबह से शाम, 5 घंटे में, 2 घंटे में, केवल रात में? तो सही उत्तर क्या है? हर 2 घंटे में। अगला प्रश्न है, गद्यांश में गिरगिट अनेक रंग बदलता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आप इन रंगों से संबंधित 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ रंग लिखे हुए हैं। नीला, तो नीला और क्या हो सकता है? नीला आसमान, नीला पेन। हरा, हरा जो है हरी घास हो सकती है, आंवला हो सकता है। बैंगनी, बैंगनी कपड़ा हो सकता है, जूते हो सकते हैं, जामुन हो सकती है। कत्थई, चॉकलेट, केक। अगला प्रश्न है, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करें। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ है सिद्धांतहीन होना। उस दल बदलू का कौन विश्वास करता है, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पाठ 9 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 10 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। यहाँ एक रेल का चित्र दिया है और इसके साथ में एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब भी यात्रा करने की बात आती है तो सबके मन में शीर्ष स्थान पर ट्रेन का ही चित्र आता है। रेल यात्रा हर वर्ग और हर आयु के लोगों को आकर्षित करती है। ट्रेन से यात्रा करना रोमांचक और रोमांच से भरा होता है। बस और विमान की तुलना में रेल यात्रा सबसे सस्ती, आरामदायक और आनंददायक होती है। लंबे पथ और रात भर मुसाफरी के लिए ट्रेन सबसे सुरक्षित परिवहनों में से एक है। छोटे बच्चों के साथ रेल में सफर करना अधिक सुलभ हो जाता है। ट्रेन सफर के वातावरण को जीवंत बनाती है। सच में रेल यात्रा हमें अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। रेल यात्रा का अनुभव सबसे मधुर होता है। इससे हमें जीवन में कम से कम एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर अलग अलग रंगों से गोला लगाइए और नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो हमने यहाँ संज्ञा शब्द लिख दिए हैं। ट्रेन है, इसमें संज्ञा शब्द लोगों, बस, विमान, मुसाफरी, बच्चों, रेल, परिवहन। अगला प्रश्न है, जैसे अविस्मरणीय का अर्थ होता है कभी न भूलने वाला, वैसे ही नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। शताब्दी, शताब्दी का अर्थ है 100 वर्षों का समूह। मासिक, मासिक का अर्थ है मास में एक बार होने वाला। वाचाल, वाचाल होता है बहुत बोलने वाला। मितभाषी, मितभाषी होता है कम बोलने वाला। अगला प्रश्न है, यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं? कोई 5 उदाहरण लिखें। तो हमने यहाँ उदाहरण लिखे हैं, रेल, बस, ट्रक, कार, हवाई जहाज। अगला प्रश्न है, यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको या तो यात्री कहते हैं या फिर मुसाफिर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपने ट्रेन की यात्रा की है तो उसका अनुभव कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। यदि ट्रेन की यात्रा नहीं की तो किसी और के अनुभव को सुनकर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ मैं अपना अनुभव बताती हूँ, आप अपना अपना अनुभव लिखना। मैंने वर्ष 2006 में पहली बार ट्रेन से यात्रा की थी। मैंने उसमें खाना खाया। रेल बहुत तेजी से चल रही थी। बस, गाड़ी सबको पीछे छोड़ती हुई। रास्ते में ट्रेन कई बार रुकी और जहाँ रुकती हम वहाँ की प्रसिद्ध चीजें खरीदते गए। इसी के साथ पाठ 10 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब पाठ 11 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है रहीम के दोहे। यहाँ जो है यशोदा मैया और श्री कृष्ण का चित्र दिया हुआ है और यहाँ एक इन्हीं से संबंधित
सूरदास का पद लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन जैसी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूरज चीर जियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इस पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 6 के उत्तर दीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। प्रश्न है, इस पद्यांश में श्री कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? ऑप्शन है मैया से, भैया से, अपने आप से, चोटी से। तो अपनी मैया से शिकायत करते हैं। ऑप्शन क जो है वो सही होगा। अलग शब्द का चयन कीजिए और उस पर गोला लगाइए। चोटी, छोटी, नाटी। अब यहाँ चोटी और छोटी एक जैसे शब्द हैं, लेकिन नाटी जो है अलग है। आगे है मोटी, लोटी, माटी। मोटी और लोटी एक जैसे हैं, लेकिन माटी अलग है। रोटी, जोटी, काली। तो रोटी जोटी एक जैसे हैं, काली अलग है। धोती, रोटी, जाति। इसमें रोटी अलग है। अगर चारों ऑप्शंस का पैटर्न देखें तो इसका उत्तर घ होगा, क्योंकि इसे छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस में लास्ट वर्ड अलग है और इसमें बीच का। तो सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न है, दूध से होने वाले 3 लाभ लिखिए। दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखता है। दूध पीने से दांत मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में श्री कृष्ण अपने भाई को क्या कहकर पुकार रहे हैं? ऑप्शन है भाई, दाऊ, भैया, दादा। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। इसमें बल यानी बलराम कहकर पुकारते हैं। तू जो कहती बल की बेनी, यहाँ बल जो है बलराम के लिए प्रयोग किया गया है और बलराम जो है वो श्री कृष्ण का बड़ा भाई था। अगला प्रश्न है, गिरिधर का अर्थ है गिरि को धारण करने वाला। इस पद में बहुब्रीहि समास है। पद्यांश में से छांटकर बहुब्रीहि समास का एक अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा हलधर। हलधर का अर्थ है हल को धारण करने वाला, यानी बलराम वाला। अगला प्रश्न है, सूरज के लिए सही पर्यायवाची का चयन कीजिए। ऑप्शन है चांदनी, चांद, आकाश, नभ, रवि, दिनकर, सूर्य। तो सही उत्तर ग है। रवि, दिनकर, सूर्य जो हैं वो सूरज के पर्यायवाची हैं। पाठ 11 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब पाठ 12 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है कंचा। इसमें ये गद्यांश दिया हुआ है। सभी बच्चों को इस गद्यांश को 2 बार ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो आगे प्रश्न दिए गए हैं मैं वो करवा देती हूँ। प्रश्न क्या है, कल्पना कीजिए कि विद्यालय में 40 विद्यार्थियों की क्षमता वाले एक पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करना है। विभिन्न अपेक्षित मद के अनुसार अनुमानित व्यय राशि दी गई है। ये सभी मद हैं, ये राशि है अनुमानित, और आपको कुल खर्च बताना है। जैसे 40 कुर्सियां हैं, अधिकतम व्यय 800 रुपये प्रत्येक, यानी एक कुर्सी 800 रुपये की है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 800 को 40 से गुना करेंगे तो 32,000। आगे है 4 बड़े मेज, एक मेज 10,000, तो 4 मेज 40,000। 10 अलमारियां, एक अलमारी 5,000 रुपये की, तो 10 अलमारियां कितने की होगी? 50,000 की। 4 पंखे, 3,000 रुपये का एक पंखा, तो 3,000 गुणा 4 कितने हो गए? 12,000। 300 बाल पुस्तकें 5,000 रुपये की हैं, तो 5,000 गुणा 300 1,50,000। तो कुल खर्च बताना है। कुल खर्च हो गया बेटा 16,34,000। अब इसको शब्दों में लिखना है, 16,34,000 रुपये। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पुस्तक देने वापस लौटाने की तिथि क्यों लिखी जाती है? ताकि सब बच्चे सभी पुस्तकों को पढ़ सकें और एक छात्र बार बार एक ही पुस्तक को अपने पास न रख सके। यहाँ पुस्तक शब्द पुस्तकें नहीं। अगला प्रश्न है, पुस्तकों को पढ़ने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन है समय व्यर्थ होता है, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। सही उत्तर क्या है? घ है, ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन है पुस्त जमा कालय, पुस्तक जमा लय, पुस्तक जमा आलय या पुस्त जमा कालय। सही उत्तर ग है, पुस्तक जमा आलय। इसी के साथ पाठ 12 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब पाठ 13 को करते हैं, जिसका नाम है एक दिन का। इसमें क्या दिया गया है? एक तरफ ये 2 बच्चे खेल रहे हैं और इन्हीं से
इसमें ये गद्यांश दिया गया है जिसमें एक तरफ चित्र है, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वे प्रकृति के बारे में बातें कर रहे हैं। इस अब इन गद्यांश प्रश्नों को को उत्तर देने ध्यानपूर्वक हैं। दो बार मुंह में पढ़ें पानी आना और इससे मुहावरे का संबंधित क्या फिर अर्थ हम है? प्रश्नों पानी के पीना, जवाब देंगे। लालच आना, कुल्ला करना, प्यास लगना। सही उत्तर ख है लालच आना। अगला है बाघ से मिलते जुलते एक समान ध्वनि वाले 5 शब्द बताइए। बाघ से मिलता जुलता शब्द भाग लिखा हुआ है, हमने बना दिया जाग, फाग, साग, दाग, आग। आगे प्रश्न है, जैसे जामुन के समूह को जामुन का गुच्छा कहेंगे, वैसे ही नीचे लिखे शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। पुष्पों के समूह को क्या कहेंगे? गुलदस्ता। और मोतियों के समूह को क्या कहेंगे? माला। आगे प्रश्न दिया है, निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रकृति से संबंधित कोई 4 लाइन की कविता लिखिए। शब्द क्या हैं? सूरज, फूल, पौधे, बाग, पक्षी, जीवन, प्यारे, देखो, न्यारे, देत, फल। मैंने इन शब्दों से कविता बनाई है, आप अपनी कल्पना से कविता बनाना। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती पर बाग लगाकर पौधे खूब उगाऊं। सूरज चमके खिले फूल फल, पक्षी आकर बोले, देखो प्यारे, जीवन देता रोज नजारे न्यारे। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है और क्यों? मुझे आम का फल सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह फलों का राजा है और खाने में मीठा होता है। इसे काटकर भी खा सकते हैं और शेक भी बनाकर पी सकते हैं। इसी के साथ पाठ 13 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 14 की गतिविधियां करेंगे जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। पाठ की शुरुआत में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने रक्त का दान कर रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। प्रश्न है, कितने वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? ऑप्शन है 15 वर्ष, 13 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। सही उत्तर 18 वर्ष है। रक्त शब्द किस भाषा का है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो सही उत्तर विदेशी है। और अगर भाषा की बात की जाए तो रक्त जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। आगे प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कमजोर का विलोम है ताकतवर, अधिक का न्यून, स्वस्थ का अस्वस्थ। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ऑप्शन है 100 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। हमने पाठ में पढ़ा है कि 5 लीटर रक्त होता है व्यक्ति के शरीर में और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है 5 लीटर। या अगर मिलीलीटर ही इनको लिखना था तो 5000 लिखते। यहाँ जो है शायद या तो जीरो लगाना भूल गए हैं या ये इनको मिलीलीटर की बजाय लीटर लिखना चाहिए था। सही उत्तर 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर है। इसी के साथ पाठ 14 की सभी गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 15 की गतिविधियां करते हैं जिसका नाम है नीलकंठ। गद्यांश पढ़ते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यह एक हिल स्टेशन है। शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ हैं, झील, नदी और प्राचीन इमारतें हैं। शिमला पर्यटन स्थल है। रिज, कुफरी, जाखू पहाड़ी, माल रोड, क्राइस्ट चर्च आदि। शिमला के धार्मिक स्थल हैं कालीबारी मंदिर, तारा देवी मंदिर, लंकावीर मंदिर आदि। शिमला को एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। इसके चारों तरफ हरियाली, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सुंदर तालाब हैं। शिमला में कोई भी इंसान किसी भी मौसम में जा सकता है। शिमला को किसकी रानी कहा जाता है? फूलों की रानी, नदियों की रानी, पहाड़ों की रानी, रंगों की रानी। सही उत्तर गए है पहाड़ों की रानी। शिमला में धार्मिक स्थल के नाम नीचे दिए गए हैं, जो गलत है उस पर गोला लगाइए। ऑप्शन है कालीबारी मंदिर, जाखू पहाड़ी, तारा देवी मंदिर, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे सही हैं, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सुंदर शब्द है। सुंदर से सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनती है। उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अमर से हमने बनाया अमरता, कुशल से कुशलता, अनुकूल से अनुकूलता, दुष्ट से दुष्टता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, शिमला को यहाँ खालिस्तान था, इसमें हमने भर दिया पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगला है, शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला है शिमला को एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए और उस शीर्षक के लिए कारण भी बताइए। तो हमने इसका शीर्षक दिया पहाड़ों की रानी शिमला, क्योंकि इस गद्यांश में शिमला के पहाड़ों का सौंदर्य अतुलनीय है। तो इस पहाड़ों का वर्णन होने के कारण हमने इसका शीर्षक क्या रखा, पहाड़ों की रानी शिमला। अगला प्रश्न है अपनी कल्पना के आधार पर किसी पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ वर्णन नैनीताल का किया है, आप अपनी कल्पना से कर सकते हैं। नैनीताल एक पर्वतीय स्थल है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों व सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा यह स्थल सबका मन मोह लेता है। ऊंचाई पर चढ़ते हुए जब बादल खिड़कियों से अंदर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है हम स्वर्ग का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ की झील में नौका विहार का आनंद ही कुछ और है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक इमारतों का उनके महत्वपूर्ण राज्य के साथ मिलान कीजिए। यहाँ ताजमहल का चित्र दिया है, तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ये आमेर का किला है, ये जयपुर में है, और ये लाल किला है, ये दिल्ली में है। पाठ 15 की गतिविधियां समाप्त हुई। पाठ 16 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है भोर और बरखा। इस तरफ कोयल का चित्र है और इस तरफ ये पद्यांश दिया हुआ है। हम सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। प्रश्न है कोयल के अतिरिक्त दूसरे काले रंग के पक्षी पर गोला लगाइए। ऑप्शन है कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर। तो काला कौन होता है? कौवा। अगला प्रश्न है काली काली में पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त का अर्थ है कि सेम शब्द दोबारा आना। इसी प्रकार पद्यांश में दूसरा पुनरुक्त शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है खट्टे खट्टे हरे हरे भरे भरे या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, क्योंकि ये सभी पुनरुक्त शब्द जो हैं वो इस कविता में आए हैं। आगे है मिलान कीजिए। कोयल की बोली कुहू कुहू, कोए की बोली कांव कांव, कबूतर की बोली गुटरगू गुटरगू। काली यौवन प्रकृति। तो यौवन जो शब्द है वो है भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाइए। अब है प्रकृति की सुंदरता पर 5 वाक्य लिखिए। नंबर 1 पर लिखा है प्रकृति ने हमें सुंदर पहाड़, झरने, जंगल आदि दिए हैं। प्रकृति मनुष्य को हमेशा खुश, स्वस्थ और शांत रखती है। तीसरा है प्रकृति की सुंदरता आंखों को शीतलता प्रदान करती है। अगला वाक्य है प्रकृति की सुंदरता हमारे जीवन को बहुरंगी बनाती है। और अगला है प्रकृति की सुंदरता में वो क्षमता है जो हमारे दिमाग को चिंता मुक्त रखे और बीमारियों से बचाए रखे। इसी के साथ पाठ 16 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 17 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। पहला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल के कौन कौन से नियम होते हैं? इस ट्रैफिक सिग्नल के 3 रंग होते हैं। लाल रंग के प्रकाश का अर्थ है गाड़ी रोकना, पीला होने पर तैयार होना और हरे रंग का अर्थ है गाड़ी चला लेना। मरीजों का इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको डॉक्टर कहते हैं या चिकित्सक कहते हैं। परोपकार का क्या अर्थ होता है? परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई। पर जमा उपकार, पर माने दूसरा, उपकार माने भलाई। अगला प्रश्न है हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? ट्रैफिक के नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना की संभावना कम होती है और लोग यानी हम सही सलामत रहेंगे। अगला प्रश्न है आप भी अपनी किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करें। मैंने एक बार स्कूल जाते समय एक दुर्घटना जिसने आपके अंतर में एक बच्चे का सिर कुचल दिया। वह एक भयानक दृश्य था। आज भी मैं उसे याद करके डर जाती हूँ। अगला प्रश्न है एक दिन मैं अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी गई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, कै और गै दोनों, कै और गै में से कोई नहीं। सही उत्तर है सकर्मक क्रिया यानी ग ऑप्शन। अगला प्रश्न है यह सब देखकर मैं डर गई। इस वाक्य में डर कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है भाववाचक, क्योंकि डर जो है एक भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है।
इसी के साथ पाठ 17 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 18 की गतिविधियां करेंगे, जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। इसमें सबसे पहले गद्यांश दिया है और साइड में ये वाद्य यंत्रों के चित्र दिए हैं। गद्यांश पढ़ते हैं। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है। बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार और संतूर आदि को तारों में कंपन पैदा करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ चुनिंदा वाद्य यंत्रों के वादन से शोहरत हासिल करने वाली हस्तियां हैं। तबला वादन में जाकिर हुसैन, बांसुरी वादन में हरि प्रसाद चौरसिया और शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितार वादन में पंडित रविशंकर और संतूर वादन में पंडित शिव कुमार शर्मा। प्रश्न है, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, शहनाई या ख और ग दोनों। सही उत्तर घ है, क्योंकि बांसुरी और शहनाई दोनों जो है फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, शहनाई का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार या शंकु। तो सही उत्तर है शंकु। अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, शहनाई, सितार व संतूर। तो इसका सही उत्तर ख है बांसुरी। अगला प्रश्न है, इकतारा या गिटार कैसे बजाया जाता है? उत्तर है इकतारा या गिटार ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार बंधे होते हैं और इन्हें एक हाथ के सहारे पकड़कर दूसरे हाथ की उंगलियों में मिजराबे पहनकर बजाया जाता है, जिससे इसके तारों में झनकार उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? ऑप्शन है बच्चे के जन्म व छठी पर, जन्म व विवाह पर, मृत्यु पर, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। इसी के साथ पाठ 18 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 19 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। सभी बच्चों को क्या करना है कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है, एक प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो मूल प्रत्यय यानी पहले शब्द में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जैसे इतिहास जमाइक ऐतिहासिक। तो ई था, ई का ए हो गया। तो प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों में से सही मूल शब्द को पहचानिए और उस पर गोला लगाइए। नैतिक शब्द है तो इसमें मूल शब्द क्या है? नित है, नेते है, नीति है या इक है? तो सही शब्द क्या है? नीति है। पौराणिक, पुरा, पुराण, पुराना, पुराना। तो इसमें पुराण। प्राथमिक, प्राथ, प्रार्थना, प्रार्थ, प्रथम। तो मूल शब्द क्या है? प्रथम। दैनिक, देनी, दैन्य, दिन, दीन। तो मूल शब्द क्या है? दिन। अगला प्रश्न है, रसोई घर शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बना है, जिसमें से दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि उसी से शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है और ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को चुनिए जो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। वाक्य है और ये समास तत्पुरुष समास उसका विग्रह के साथ लिखना है। क है, उसने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली। तो पुस्तकालय शब्द जो है तत्पुरुष समास है और उसका विग्रह क्या होगा? पुस्तक के लिए आलय। अगला वाक्य है, सीता नियमित रूप से विद्यालय जाती है। विद्यालय जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका विग्रह है विद्या के लिए आलय। अगला वाक्य है, श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। वनवास तत्पुरुष समास है और जिसका विग्रह है वन में वास। अगला है, राजमहल की सुंदरता देखते ही बनती थी। राजमहल तत्पुरुष समास का उदाहरण है और राजमहल का विग्रह है राजा का महल। अगला है, तुलसीकृत प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। तुलसीकृत जो है वो तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह है तुलसी द्वारा कृत या रचित। प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को योजक चिन्ह जोड़ता है और इस समास का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और लिखा जाता है। जैसे सुख दुख, इसमें ये योजक चिन्ह है बीच में, उसके स्थान पर और लिखा, तो सुख दुख का क्या हो गया? विग्रह सुख और दुख। और समास कौन सा है? द्वंद्व समास।
इसी उदाहरण एवं नियम को समझते हुए गद्यांश में आए द्वंद्व समास के अन्य 4 उदाहरण ढूंढकर उनका विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। पहला है हानि लाभ। विग्रह क्या होगा? हानि और लाभ। समास कौन सा है? द्वंद्व। ऋषियों मुनियों। विग्रह क्या होगा? ऋषियों और मुनियों। समास द्वंद्व। लड़ाई झगड़ा। लड़ाई और झगड़ा। द्वंद्व समास। मिलते जुलते। मिलते और जुलते। द्वंद्व समास। इसी के साथ पाठ 19 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 20 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है विप्लव गायन। प्रश्न क्या है? दी गई पंक्तियों को सामने दी गई पंक्तियों से तुकांत आधार पर सुमेलित करें। ये पहली पंक्ति है, क्या अद्भुत थी वह ध्वनि, और इसको हमने मिलाया है दिल में घर कर जाने की चिंतामणि। गीता ऐसे क्या बैठी है, नाक चढ़ाए क्यों ऐठी है। जब अपनों से युद्ध होता है, मत गाओ कृत्रिम स्वर से रुद्ध होता है। तो ये पंक्तियां हमने आपस में सुमेलित कर दी हैं। राग आगे काव्य की पंक्तियां दी हुई हैं। आज करना है जिसे करे उसे हैं आज ही, सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी नहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है ये कर जिसे सकते नहीं। अब इन पंक्तियों के आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। कर्मवीर समय का सदुपयोग किस तरह करते हैं? ऑप्शन है, हर काम को समय पर करते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं, बेकार की बातों में समय व्यर्थ नहीं करते हैं, या आलस्य में समय नहीं गवाते हैं। सही उत्तर है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर के काम करने के तरीके की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, वे बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं, वे किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, जो मन में सोचते हैं वही करते हैं, वे उचित काम को ही करते हैं, ये वीरता के कार्य करते हैं, मुसीबत आने पर हिम्मत नहीं हारते हैं। तो सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न है, भूलकर भी जो दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, पंक्ति का भावार्थ क्या है? ऑप्शन है, वे दूसरों की मदद के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, वे दूसरों की मदद नहीं करते, वे दूसरों की सलाह नहीं मानते, वे दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते। सही उत्तर है, वे दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते। घ कर्मवीर कैसी भूल नहीं करते? ऑप्शन है, कर्मवीर स्वाभिमानी होने की भूल नहीं करते, वे दृढ़ संकल्प और समय का सदुपयोग नहीं करते, कथनी और करनी एक करने की भूल नहीं करते, या किसी की मदद लेने की भूल नहीं करते। तो सही उत्तर क्या है? वे किसी की मदद लेने की भूल नहीं करते। इसी के साथ पाठ 20 की गतिविधियां समाप्त हुई। पाठ 21 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है बड़ा आदमी किसको कहते हैं। यहाँ एक तरफ पद्यांश दिया है और दूसरी तरफ पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया है। हम सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ते हैं। शाम हुई अंधेरा छाया, रात ढली सवेरा आया, पंख पक्षियों ने फैलाए, मीठे मीठे गाने गाए, चुगते धरती पर दाने, बतलाते जीवन के माने, आसमान की सैर भले अभी पिंजरे में कैद न हूं, चाहते चारों ओर जाएं, खूब उड़ें और मौज उड़ाएं। पर पहला प्रश्न है, पक्षी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पक्षी शब्द के 2 पर्यायवाची हैं खग और नभचर। अगला प्रश्न है, पक्षी मीठे मीठे गीत कब गाते हैं? सवेरे, रात, कैखे दोनों, कभी नहीं। सही उत्तर सवेरे है। अगला प्रश्न है, पद्यांश के आधार पर चारों ओर कौन जाना चाहता है और क्यों? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है पक्षी, और वो किस लिए उड़ना चाहते हैं? वे मौज उड़ाने के लिए उड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होने पर अन्य दिशाएं आपके शरीर के अनुसार कहाँ स्थित होंगी? प्रश्न क्या है कि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना है, यानी इस तरफ मुंह करना है। तो मुंह अगर इस तरफ है तो दायां हाथ इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, और इस तरफ क्या होगा? पीठ होगी। तो प्रश्न देखते हैं, पश्चिम में क्या होगी? हमने देखा पश्चिम में क्या होगी? पीठ। दक्षिण में क्या होगा? दायां हाथ। उत्तर में क्या होगा? बायां हाथ। और पूर्व में क्या होगा? पूर्व में तो इसने मुंह ही बताया है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है। अंतिम प्रश्न है, पक्षियों के स्थान पर यदि आपको कोई पिंजरे में कैद कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? 5 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, पक्षियों के स्थान पर कोई भी अन्य जीव पिंजरे में बंद होगा तो वह दुखी होगा।
दूसरा क्या है, वह अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकेगा और पानी नहीं पी सकेगा। अगला है, वह अपनी इच्छा से कहीं बाहर नहीं घूम पाएगा। उससे अगला है, वह अपने अन्य साथियों से या परिवार से मिल नहीं पाएगा। और अंतिम है, वह हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी सभी गतिविधियां समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।